डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर आराधना त्रिपाठी। आज मैं आप लोगों के लिए फूड एंड न्यूट्रिशन का वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है कुकिंग मेथड। इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा ये चैप्टर। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। और जो स्टूडेंट मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। ये पार्ट सेकंड वीडियो है, तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। लास्ट वीडियो में मैंने 15 क्वेश्चन कंप्लीट कराए थे। देखिए 15 क्वेश्चन कौन सा था। हवा द्वारा भोजन पकाने की कितनी विधियां हैं? तो ये 3 विधियां थी। कौन कौन सी थी? भूनना या सेकना, बर्तन में भूनना और तंदूर में भूनना। अब हम थोड़ा सा इनके बारे में डिटेल समझेंगे, जिससे कि हमें मतलब क्वेश्चन सॉल्व करने में ईजी हो जाएगा। पहले देखते हैं भूनना या सेकना, इसी को हम कहते हैं रोस्टिंग। रोस्टिंग करने के 2 मेथड हैं। पहला है डायरेक्ट मेथड और दूसरा है इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में क्या होता है, इस विधि से भोजन को सीधे आग की लौ के संपर्क में रखकर भूनते हैं, जैसे कि रोटी, बैगन भूनना, आलू भूनना, पापड़ भूनना, भुट्टा भूनना आदि। सेकंड देखते हैं हम लोग अप्रत्यक्ष मेथड क्या होता है रोस्टिंग का। तो अप्रत्यक्ष मेथड में खाद्य पदार्थों को तथा आग के मध्य खाद्य पदार्थ तथा आग के मध्य कोई माध्यम रहता है। इसी माध्यम के द्वारा हवा खाद्य पदार्थों तक पहुंचाई जाती है, जिससे कि भोजन पक जाता है। जैसे कि कौन सा माध्यम होता है, जैसे गर्म राख, बालू, है ना। तो इस पे कौन क्या क्या भूनते हैं हम लोग, जैसे शकरकंद है, आलू है, चना है, मटर है, लाई, मूंगफली आदि को भूना जाता है। तो कौन सा मेथड हुआ? अप्रत्यक्ष मेथड। अब ग्रिलिंग क्या होता है? ग्रिल भी होता है, भूनने का एक मेथड है ना। तो जब ब्रेड एवं मांस को भूनने के लिए सीधे आंच पर न रखकर भूनने के लिए जाली का प्रयोग करते हैं, तो इस मेथड को हम क्या कहते हैं? ग्रिलिंग कहते हैं। सेकंड है बर्तन में भूनना। बर्तन में भूनना, इसी को हम कहते हैं पैन रोस्टिंग या पैन ब्रॉयलिंग। ठीक है। इस विधि में भूनने के लिए माध्यम बर्तन होता है, जैसे कढ़ाई, पैन, तवा आदि। आग में बर्तन गर्म होता है, उसी की गर्मी से भोजन भुनता है। इस मेथड से दलिया, जीरा, धनिया, सूजी, आटा, मूंगफली आदि को भुना जाता है। अब थर्ड था बेकिंग, तंदूर में पकाना। भोज्य पदार्थों को बेक करने के लिए तंदूर, मतलब गैस वाला तंदूर या बिजली का तंदूर, जिसको ओवन कहते हैं, प्रयोग किया जाता है। इस मेथड में गर्म हवा एक स्थान से दूसरे स्थान पर संवाहित होती है, जिससे भोजन पकता है। ठीक है। ओवन में 4 प्रकार के ताप नियंत्रक होते हैं। कौन कौन से? पहला है लो टेम्परेचर। लो टेम्परेचर पर कितना रहता है? 250 डिग्री से 350 डिग्री फ़ारेनहाइट पर रहता है। मीडियम पे कितना रहता है? 350 डिग्री से 400 डिग्री फ़ारेनहाइट पर रहता है। हाई में कितना होता है? 400 से 450 डिग्री फ़ारेनहाइट। और वेरी हाई में होता है 450 से 550 डिग्री फ़ारेनहाइट पर रहता है। अब बेकिंग मेथड से हम लोग क्या क्या बनाते हैं, जैसे कि केक है, बिस्किट है, पेटीज है, पिज़्ज़ा है आदि बनाए जाते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 16 क्वेश्चन देखते हैं। भूनने या सेकने की विधि कौन सी है? ठीक है। प्रत्यक्ष भूनना, अप्रत्यक्ष भूनना, A प्लस B दोनों, और स्टीम। तो राइट आंसर है A प्लस B दोनों, यानी कि प्रत्यक्ष भूनना और अप्रत्यक्ष भूनना सेकने की विधियां हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए, जब खाद्य पदार्थों के सीधे आग के संपर्क में रखकर भूनते हैं, तो इस विधि को क्या कहते हैं? तो इस विधि को हम कहते हैं प्रत्यक्ष विधि। अगला क्वेश्चन देखिए, जब भोज्य पदार्थ तथा आग के मध्य कोई माध्यम होता है, तो उसे पकाने की यह विधि कौन सी है? ये अप्रत्यक्ष विधि है। ग्रिलिंग विधि से किस भोज्य पदार्थों को भूनते हैं? किसको भूनते हैं हम लोग? ब्रेड को भूनते हैं, मांस इत्यादि को भूनते हैं। तो इसमें ब्रेड ऑप्शन है। ब्रेड, दाल, चावल, मूंगफली, तो ये तो सब नहीं होता है। ग्रिलिंग मेथड से क्या होता है? ब्रेड को सेक सकते हैं हम लोग। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, पकाने की किस विधि में भूनने का माध्यम बर्तन होता है? तो इसमें 4 ऑप्शन देखिए, ग्रिलिंग विधि, तंदूर, पैन बॉयलिंग और सिमरिंग। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा पैन ब्रॉयलिंग। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, डबल रोटी को किस प्रकार बनाया जाता है? इसमें देखिए देसी तंदूर में, भट्टी ऊष्मक में, पैन ब्रॉयलिंग में और ग्रिलिंग द्वारा। तो राइट आंसर है भट्टी ऊष्मक में डबल रोटी यानी कि ब्रेड बनाई जाती है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, जब भोजन पकाने का माध्यम गर्म हवा हो तो इस विधि को क्या कहते हैं? तो इसको हम क्या कहते हैं? बेकिंग। ओवन का अधिकतम उच्चतम तापक्रम कितना होता है? ठीक है, उच्चतम पूछा है तो 450 से 500 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होता है। रोस्टिंग विधि के क्या लाभ हैं? ठीक है, इसके 4 ऑप्शन देखिए। इसमें सुगंध में वृद्धि होती है, इसमें पौष्टिक तत्व नष्ट नहीं होते हैं, इससे भोजन स्वादिष्ट बनता है, उपरोक्त सभी राइट आंसर है उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, भट्टी या ओवन में भोजन पकाने को किस विधि के अंतर्गत रखा गया है? तो ये है गर्म हवा द्वारा भोजन पकाना। ठीक है, निम्नलिखित में से जल द्वारा भोजन पकाने की विधि नहीं है। जल द्वारा भोजन पकाने की विधि कौन सी नहीं है? देखिए, उबालना, धीरे धीरे उबालना, धीमी आग पर पकाना, वाष्प द्वारा पकाना। तो राइट आंसर है धीमी आग पर पकाना क्या है? जल द्वारा भोजन पकाने की विधि नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रेशर कुकर की डिजाइन इस प्रकार की जाती है ताकि भोजन को उपयुक्त रूप से बनाया जा सके। इसका राइट आंसर है 180 डिग्री सेल्सियस और 25 LB पर भोजन को अच्छे से पकाया जा सकता है। नया क्वेश्चन देखते हैं, वाष्प द्वारा भोजन पकाने की कितनी विधियां हैं? तो इसमें है 2 विधियां हैं। कौन कौन सी है? प्रत्यक्ष विधि और अप्रत्यक्ष विधि। अप्रत्यक्ष विधि क्या है? इस विधि में खाद्य पदार्थ को वाष्प के प्रत्यक्ष संपर्क में लाकर पकाया जाता है। इसके लिए छिद्र युक्त स्टीमर का प्रयोग किया जाता है। इस विधि से ढोकला, इडली, बकोसे, मोमोज आदि बनाए जाते हैं। अब अप्रत्यक्ष विधि क्या है? इस विधि में भोज्य पदार्थ भाप के प्रत्यक्ष संपर्क में नहीं आता है। इसके लिए दोहरी दीवारों वाले स्टीमर का प्रयोग किया जाता है। भीतर की ओर पानी भर दिया जाता है व अंदर की ओर खाद्य सामग्री रख देते हैं। पानी को गर्म करने पर वाष्प के द्वारा अंदर की दीवार गर्म होती है व खाद्य सामग्री अप्रत्यक्ष रूप से गर्मी पाकर पकती है। इस मेथड के द्वारा कस्टर्ड, पुडिंग, हरी सब्जियों आदि को पकाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भोजन को वाष्प द्वारा पकाने की प्रचलित यंत्र कौन सा है? तो ये है प्रेशर कुकर। वाष्प के दबाव से भोजन पकाना क्या कहलाता है? तो इसको कहते हैं प्रेशर कुकिंग। प्रेशर कुकिंग के क्या लाभ हैं? इसमें देखिए, भोजन जल्दी पकता है, पौष्टिक तत्व नष्ट नहीं होते हैं, एक साथ एक से अधिक भोज्य पदार्थ पक जाते हैं। उपरोक्त सभी राइट आंसर है उपरोक्त सभी। उच्च ताप के प्रयोग द्वारा सूक्ष्म जीवाणुओं की वृद्धि से बचाव कर भोजन को परिरक्षित करने की विधि कौन सी है? इसको कहते हैं हम निसंक्रमणीकरण। अगला क्वेश्चन देखिए, पकाने के लिए गैर पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो ये है सौर ऊर्जा। पकाने की किस विधि में विटामिन ए और कैरोटीन की अधिकतम मात्रा नष्ट हो जाती है? तो इसमें देखिए, दाव द्वारा पकाना, ब्लांचिंग, तलने में। उपरोक्त में से कोई नहीं, राइट आंसर है तलने के द्वारा, क्योंकि इसमें विटामिन ए पाया जाता है। विटामिन ए मतलब वसा में घुलनशील विटामिन है, तो अधिक देर तक पकाएंगे तो क्या होगा? उसका विटामिन ए और कैरोटीन नष्ट हो जाता है। पकाने पर कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? ठीक है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी। उपरोक्त सभी राइट आंसर है विटामिन बी। विटामिन बी कम्प्लेक्स 120 डिग्री टेम्परेचर सहन कर सकते हैं। इससे अधिक तापमान पर ये नष्ट हो जाते हैं। किस विधि से पकाया गया भोजन पौष्टिक व सुपाच्य होता है? इसमें देखिए, भूनने के द्वारा, तलने से, वाष्प द्वारा, माइक्रोवेव से। तो राइट आंसर है वाष्प द्वारा। नीचे के बर्तन में पानी डालकर तथा ऊपर छन्नी या कोई कपड़ा बांधकर खाद्य पदार्थ को रखा जाता है, जिसे क्या कहते हैं? तो इस मेथड को कहते हैं वाष्प द्वारा पकाने की प्रत्यक्ष विधि। भूनने तथा सेकने का प्रयोग किस विधि में किया जाता है? तो देखिए, वायु द्वारा पकाने की विधि में। प्रेशर कुकर का आविष्कार किसने किया था? तो ये है डेनिस पेपिन ने किया था। प्रेशर कुकर का आविष्कार 1679 में हुआ था।
प्रेशर रेफ्रिजरेटर का आविष्कार किसने किया था? तो ये ओलिवर इवांस ने किया था। स्टार्च के अभिपचन के लिए भोज्य पदार्थों को कैसे प्रयोग करना चाहिए? तो ये पकाकर प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि अगर कच्चा हम लोग यूज़ करेंगे तो वो पचता नहीं है, जो कि पेट के लिए बहुत ही नुकसानदायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वसा को अधिक देर तक पकाने से वसा का ऑक्सीकरण हो जाता है, इससे कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? तो इसमें देखिए विटामिन ई, क्योंकि विटामिन ई वसा में घुलनशील विटामिन है, तो इसलिए विटामिन ई नष्ट हो जाता है। अधिक ताप पर वसा गर्म करने पर ग्लिसरॉल व फैटी एसिड में विभक्त हो जाती है। ग्लिसरॉल गर्म होकर कौन सी विषैली गैस उत्पन्न करता है? तो इसको हम कहते हैं एक्रुलेन गैस। हरी सब्जियों को लोहे के बर्तन में पकाने से कौन सा खनिज तत्व बढ़ जाता है? तो इसमें आयरन बढ़ जाता है। खाना पकाने में सोडियम बाइकार्बोनेट मिलाने से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? तो ये थायमिन, यानी कि विटामिन बी1 को थायमिन कहते हैं। भोज्य पदार्थ संग्रह करने या कटे हुए रूप में रखने से उसमें एस्कॉर्बिक एसिड ऑक्सीडेज नामक एंजाइम बन जाता है, इससे कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? तो ये है विटामिन सी। भोज्य पदार्थ को पकाते समय अधिक पानी का प्रयोग करने के बाद उस पानी को फेंक दिया जाता है, तो कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? तो इसमें विटामिन देखिए ऑप्शन देखिए, विटामिन बी कम्प्लेक्स, विटामिन सी, विटामिन ए और उपरोक्त ए और बी यानी कि बी कम्प्लेक्स और विटामिन सी नष्ट हो जाता है, इसलिए उस पानी को फेंकना नहीं चाहिए। जैसे हम लोग राजमा बॉईल करते हैं या छोले बॉईल करते हैं, तो उसका अगर पानी फेंक देते हैं तो ये विटामिन नष्ट हो जाते हैं, विटामिन बी और विटामिन सी। सब्जियों को हरा रंग किस वर्णक कारण होता है? तो ये है क्लोरोफिल वर्णक कारण होता है। और इसमें 4 ऑप्शन देख लीजिए, क्लोरोफिल, फ्लेवोन्स, एंथोसाइनिन और कैरोटीन। फ्लेवोन्स होता है जो सब्जियों में कौन सा रंग प्रदान करता है? ये सफ़ेद रंग प्रदान करता है, ठीक है। जैसे कि आलू, गोभी, प्याज आदि में कौन सा वर्णक होता है? तो इसको कहते हैं फ्लेवोन्स। अब एंथोसाइनिन क्या करता है? एंथोसाइनिन सब्जियों में लाल बैगनी रंग प्रदान करता है, जैसे कि है जामुन, चुकंदर, काली गाजर में कौन सा वर्णक होता है? एंथोसाइनिन वर्णक होता है। कैरोटीन यह सब्जियों में पीला नारंगी रंग प्रदान करता है, जैसे कि गाजर में, कद्दू में, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टमाटर में कौन सा वर्णक पाया जाता है जिसके कारण टमाटर का रंग लाल होता है? तो इसको कहते हैं लाइकोपीन वर्णक पाया जाता है। लाइकोपीन गाजर, तरबूज, पपीता में भी पाया जाता है, स्ट्रॉबेरी और चेरी में नहीं पाया जाता, जबकि ये लाल होते हैं तब भी इसमें लाइकोपीन वर्णक नहीं पाया जाता है। अम्लीय माध्यम में क्लोरोफिल युक्त पदार्थों को पकाने से उन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो खाद्य पदार्थ का रंग पीलापन हो जाता है। और क्षारीय माध्यम में क्लोरोफिल पकाने से वह चमकदार हो जाता है, ग्रीन कलर और चमकदार हो जाता है। एंथ्रोसाइनिन युक्त भोज्य पदार्थों को अम्लीय माध्यम में पकाने से भोजन का रंग कैसा हो जाता है? तो ये हल्का लाल रंग का हो जाता है। और क्षारीय माध्यम में एंथ्रोसाइनिन नीले रंग का हो जाता है। चीनी गर्म किए जाने पर सुनहरी, फिर कत्थई व फिर अधिक गर्म किए जाने पर काली रंग की पड़ जाती है। चीनी की इस रंग परिवर्तन की प्रकृति को क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं कैरोमलाइजेशन। अगला क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन है, जब स्टार्च खादों को पानी के साथ पकाया जाता है तो यह कण पानी सोखकर फूल जाते हैं व फट जाते हैं और स्टार्च सेल्यूलोज के आवरण से बाहर निकलकर पानी में मिलकर लेई सी बना देते हैं, तो इस क्रिया को क्या कहते हैं? इस क्रिया को हम कहते हैं जिलेटिनाइजेशन। ओके स्टूडेंट, मैंने कुकिंग मेथड से सारे क्वेश्चन आपके कंप्लीट करा दिए हैं, अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।